दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों से वो वसूली की कार्रवाई हो रही है, उसे तुरंत रोके। ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को 18 फरवरी तक का मौका दिया है। दरअसल यूपी सरकार ने सीएए के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को वसूली का नोटिस भेजा था। इसी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने अंतिम मौका देते हुए सरकार से कहा कि आप अगर कार्यवाही को नहीं रोकोगे तो न्यायालय इस कार्यवाही को निरस्त कर देगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई यह कार्रवाई उसके द्वारा प्रतिपादित कानून के खिलाफ है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। परवेज की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों को मनमाने तरीके से नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस ऐसे व्यक्ति को भेजा गया है जिसकी मृत्यु 6 साल पहले 94 वर्ष की आयु में हुई थी। ऐसे नोटिस 90 वर्ष से अधिक आयु के 2 लोगों सहित अन्य लोगों को भी भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुई अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि राज्य में 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिस में से 236 में से वसूली के आदेश पारित किए गए थे, जबकि 38 मामले बंद कर दिए गए थे। मध्य प्रदेश स्थित रतलाम से सांसद गुमान सिंह डामोर ने मनरेगा योजना में मजदूरी कार्य दिवस बढ़ाने की मांग की है, जिससे मजदूरों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान गुमान सिंह ने सभी बुनियादी मुद्दों पर वक्तव्य किया। स्थानीय प्रखंड में गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन्हें सरकार की ओर से कम 200 दिनों तक रोजगार दिया जाए, जिससे मजदूरों की समस्याओं का थोड़ा ही सही पर समाधान हो सके। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि वे भारत के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में सार्वजनिक खर्च करना चाहती है। उन्होंने मनरेगा के 7 समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि योजना घोस्ट खातों से प्रभावित थी। जो लोग पैदा नहीं हुए थे उन्हें भी पैसे मिल रहे थे। गरीबों को अगर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का कोशिश की है तो वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमात्मा मोदी जी ने। रहने के लिए घर में बिजली, उज्ज्वला गैस और नल से जल और पक्का मकान, ये सब काम अगर कोई करवा रहे हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। मैं आपके माध्यम से 2 छोटी बातों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश के जनजाति क्षेत्र में और विशेषकर जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें सेलाना, थानला, पेटलावद, झाबुआ, जोबट, अलीराजपुर, ये पूरा जनजाति क्षेत्र है। और यहाँ पर करीब 70 से 80% लोग या तो खेती करते हैं या खेती की मजदूरी करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जॉब कार्ड पर एक परिवार को 100 दिन का रोज़गार दिया जा रहा है और एक दिन की मजदूरी 192 रुपये दी जा रही है। चूँकि झाबुआ ज़िले, अलीराजपुर ज़िले में, रतलाम ज़िले में जो परिवार हैं वो करीब औसत 10 लोगों का परिवार होता है और एक आदमी को साल में 100 दिन का रोज़गार मिलता है तो उसके परिवार का पालन पोषण की थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जो भूमिहीन किसान हैं उनको साल में कम से कम 200 दिन का रोज़गार दिया जाए और मजदूरी भी अन्य राज्यों की तरफ, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो उन राज्यों में जो मजदूरी दी जा रही है वो मजदूरी भी मध्य प्रदेश में दी जाए, जो कि लगभग 300 रुपये प्रतिदिन होती है। कुछ दिनों पहले हरदा जिले के 17 मजदूरों को कर्नाटक में बंधक बनाने की बात सामने आई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत कुमरे कर्नाटक से छुड़वाकर मजदूरों को उनके स्थानीय गांव पहुंचाया गया था। हालांकि इसके बाद फिर से बैतूल जिले के 35 पुरुष एवं 14 महिला मजदूर और 11 बच्चे भी कर्नाटक के बीजापुर जिले में बंधक बनाए गए हैं। बंधक मजदूरों ने सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से ये जानकारी दी है कि उन्हें 2 महीने के 4000 के हिसाब से ले जाया गया था। हालांकि जब काम खत्म हुआ तो उन्हें अपने घर जाने से रोक लिया गया। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के हरदा जिले के बंधक 17 मजदूर बैतूल जिले के 39 मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत कुमरे द्वारा कर्नाटक से छुड़वाकर उनके गांव भिजवाया ही था कि पुनः एक बार टीम के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता अरुण शंकर शुक्ला के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के अंतर्गत पालंगा गांव के 35 पुरुष एवं 14 महिला मजदूर और 11 बच्चे भी कर्नाटक के बीजापुर जिले की इंडी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुबड़ में बंधक बनाए गए हैं।
यह सभी मजदूर दीपावली के बाद बीजापुर के चरनू ठेकेदार के माध्यम से गन्ना कटाई के लिए गए थे। मजदूरों को रेस्क्यू के लिए काम कर रही टीम के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता राकेश बकोरिया ने बंधक मजदूर के साथी पंकज से बात की। उन्होंने बताया कि हमें दीपावली के बाद चरनू ठेकेदार एक महिला पुरुष के जोड़े पर 4,000 2 माह के लिए देने का बोल कर ले गया था। हमारा काम खत्म हो गया है, हम अब घर जाना चाहते हैं, लेकिन ना तो हमें घर आने दिया जा रहा है और ना ही शेष मजदूरी के पैसे दिए जा रहे हैं। इस घटना की खबर जब सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता विक्रांत सिंह कुमरे को प्राप्त हुई, उन्होंने तुरंत कर्नाटक डीजीपी कार्यालय विजयपुरा एसपी एवं डीएसपी से बात की। उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द रेस्क्यू कर सभी मजदूर और बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाएगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता विक्रम सिंह कुमरे और उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मजदूरों की सूचना प्राप्त होते ही उनको रेस्क्यू कर उनके गाँव भिजवाया जाएगा। मध्य प्रदेश से हरिप्रसाद हरियाली की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मूलवासी आदिवासी संघर्ष समिति विष्णुगढ़ के द्वारा शुक्रवार को जन सैलाब जुलूस निकाला गया, जो विष्णुगढ़ इंटर महाविद्यालय कॉलेज से विष्णुगढ़ दुर्गा मंदिर के परिसर तक गया। भाषाई अतिक्रमण को देख विष्णुगढ़ के छात्र, नौजवानों, बुद्धिजीवियों में झारखंड सरकार के प्रति आक्रोश है। भोजपुरी, मगही, अंगिका ये बिहार की भाषा है। जब इसे बिहार में मान्यता नहीं मिली है तो झारखंड में क्यों? बांग्ला, उड़िया, उर्दू को भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि बांग्ला भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल और उड़िया भाषा के आधार पर उड़ीसा को गठन किया गया। झारखंड के मुसलमान लोग अपने घरों में बोलचाल में खोरटा, कुरमली, नागपुरी, पंचपगनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए उर्दू को भी क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाया जाए, नहीं तो पूरे विश्व के उर्दू भाषी झारखंड में टूट पड़ेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित नव झारखंड फाउंडेशन केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा ने कहा कि झारखंड आंदोलन के बाद यहाँ के मूल निवासियों के लिए ये मौका है कि भाषाई कुटराघात के खिलाफ समाज एकजुट हो। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने की मांग भी इस दौरान की गई। मूल निवासी आदिवासी संघर्ष समिति विष्णुगढ़ इकाई द्वारा झारखंड सरकार से मांग की गई कि बाहरी भाषाओं को द्वितीय और राजभाषा की सूची से बाहर किया जाए एवं जल्द से जल्द 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू किया जाए। जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बड़ा एक आयोजन रखे गए हैं, चक्कर में झारखंडी भाषा और झारखंडी के हक के लिए बातें रखल गए। झारखंड में झारखंडी प्रॉपर भाषा होवे चाहिए, एकर खातिर हमनी सब आंदोलन कर रही है। हेमंत सरकार भोजपुरी, मगही ये सब अंगिका जो भाषा यूज कर रहा है और यहाँ मान्यता दे रहा है, एकरा रद्द करे खातिर हम इनके जे भी करो होते जे मिशन एकर खातिर जितना लड़ाई लड़ो कर होते उतना हम सब मिलजुल करके लड़े। हम इस बात के छोड़े वाला नहीं है। जिस तरह महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, गुजरात में गुजराती भाषा है, वैसे झारखंड में झारखंडी भाषा होना चाहिए और 1932 का अभियान लागू होना चाहिए। उसके आधार पर सबके अधिकार मिलना चाहिए और झारखंड के माटी के आदमी जो आज प्रवासी बन के बैठल है 50 लाख आदमी, उन सब के भी यहाँ हर तरह से सहयोग मिलना चाहिए। यहाँ के रहीवासी है पूरा हर तरह झारखंड में नौकरी, पेशा, बिजनेस, सरकारी नौकरी हर चीज़ में सबके हक दिए चाहिए और अगर नहीं मिलता है तो हमें सरकार के छोड़े वाला नहीं है। अगर के लिए जो भी कुर्बानी दियो पाता है उनके लिए तैयारी है। इस सरकार के अगर गिरावे खातिर हमने के जे करो होता है, ऐसे ऐसे सरकार नहीं चाहिए। झारखंड के यहाँ के युवा साथी के लिए, यहाँ के युवा साथी आज भी बेरोजगार है। 50-50 लाख आदमी झारखंड के बाहर में है। एक देन के कर है तो हेमंत सरकार के देन है, यहाँ के सरकार के देन है। आज 21-22 साल हो गए झारखंड अलग होकर, लेकिन झारखंड के आदमी के न्याय नहीं मिल रहा है, झारखंड के आदमी के हक नहीं मिल रहा है। बाहरिया सब ला करके राज कर रहे थे, यहाँ बाहरिया नहीं चलते। झारखंड में भोजपुरी, मगही नहीं चलते और झारखंड में यहाँ के झारखंड के आदमी के सारा हक चलते और ओकर बात चलते और ओकर भाषा चलते। मध्य प्रदेश स्थित बुरहानपुर जिले के एक कॉलेज में फीस को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रबंधन ने तत्काल पूरी फीस जमा करने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके चलते छात्रों ने विरोध दर्ज करते हुए कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दिया। बुरहानपुर जिले के किला रोड स्थित सैफी जुबली गोल्डन कादरिया कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू था। दरअसल मामला ये है कि मार्च में एग्जाम होने जा रही है, जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन ने तत्काल पूरी फीस जमा करने के आदेश दिए। पूर्व में कुछ फीस जमा की जा चुकी है, किंतु वर्तमान जो बकाया फीस है वह भी तत्काल जमा करने का फरमान जारी किया गया है, जिससे आक्रोशित छात्रों ने हंगामा कर दिया,
क्योंकि छात्रों द्वारा कॉलेज प्रबंधन से फीस जमा करने के लिए कुछ समय मांगा गया था, किंतु प्रबंधन ने समय देने से इनकार कर दिया, जिससे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और इसे देखते ही देखते छात्रों ने हंगामा प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद छात्रों को कॉलेज के प्रबंधन द्वारा आश्वासन देकर मामले को शांत कराया गया। बच्चे विरोध कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं उनकी जो डिफ़िकल्टीज है, और ये गड़बड़ इसलिए भी हुई कि 3 साल से जो कोविड की वजह से पहले साल तो कॉलेज ही नहीं लगा, दूसरे साल भी कॉलेज लगा, लेकिन हमको गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिए थे कि आप उनसे 500 रुपये में एडमिशन दे दीजिए और बाकी उनसे 2 किस्तों में पैसे लीजिए। बच्चों ने क्या किया कि 500 रुपये में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसके बाद कोई किस्त नहीं भरी। अब जब मौका आया इनका यहाँ पर चालान भरने का, तो ठीक है, जब आपने 2 साल से 3 साल से फीस नहीं भरी तो आपकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा हो ही जाएगी ना, तो किसी ने भी नहीं भरा। अब मौका आया लेने का, तो अब वो कहते हैं कि हम फीस नहीं भरते। तो बिना फीस के कोई भी कॉलेज जिसमें कोई गारंट नहीं होती वो कैसे चलेगी, आप मुझे बताएं। सर ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी फीस बाकी है और इनकी क्या मांग है? ज़्यादातर बच्चे तो भर रहे हैं, लेकिन कुछ तो अपनी लीड भी कर रहे हैं, है ना। हालांकि वो शर्त भर सकते हैं, जो आप भी देख रहे होंगे वो जो भर सकते हैं वो, लेकिन कभी कभी यही होता है कि पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। जितनी फैसिलिटीज़ हमारा कॉलेज देता है हर चीज़ में, मैं नहीं समझता, और सबसे मिनिमम फ़ीस हमारे यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा किस्तों में फ़ीस हम इनसे लेते हैं, और धीरे धीरे करके बच्चे जो भी देते हैं हम उनको लेते हैं। और अभी भी हमने ये किया कि अगर उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई, हालांकि मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर ये सुने कि उनकी जल्दी से जल्दी उनकी स्कॉलरशिप रिलीज़ किया करें, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि भारत विरोधी फर्जी खबरें फैलाने के लिए पिछले 2 महीनों में यूट्यूब चैनल और फेसबुक सहित 60 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यसभा में पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी और कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहुत गंभीर है। वहीं कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस कार्रवाई के जरिए अपने निजी विरोधकों पर भी शिकंजा कस सकती है। मंत्री एल मुरुगन ने फर्जी खबरें फैलाने वालों और राष्ट्र विरोधी सामग्री के प्रकाशन पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित 60 से अधिक अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि ये यूट्यूब चैनल पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। समाचार पत्रों में फर्जी खबरों के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है और वह पत्रकार आचार संहिता का ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। अगर वे प्रेस परिषद कानून की धारा 14 के तहत आचार संहिता का पालन नहीं करते तो कार्रवाई शुरू की जाती है। उन्होंने कहा कि 150 से अधिक मामलों पर कार्रवाई की गई है। कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को वक्तव्य दिया है कि यदि राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा इसके लिए रिटायर्ड जजों, प्रबुद्ध जनों व समाज के विभिन्न वर्गों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, जमीन, जायदाद जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का क्यों न हो। उन्होंने कहा भाजपा अपने शपथ ग्रहण के बाद राज्य की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए तुरंत एक कमेटी गठित की जाएगी जिसके तहत सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा। मुख्यमंत्री धामी के इस बयान के बाद राज्य में कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इसे एक जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी हार से बचने के लिए ऐसे बयान दे रही है। गरिमा ने कहा कि बीजेपी ने विकास के लिए कुछ नहीं किया और अब वोटरों को लुभाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रही है। गौरतलब है कि राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होने हैं, जिसके तहत आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, यदि एनडीए सरकार राज्य के विकास के लिए समर्थन देने में विफल रहती है तो पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। राज्य के जनगांव जिले के यशवंतपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा, यदि जरूरत पड़ी तो वह दिल्ली के किले को भी तोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सीएम राव ने आरोप लगाया है कि आप हमें मेडिकल कॉलेज नहीं देते, नेशनल प्रोजेक्ट नहीं देते हैं। उन्होंने कहा यदि आप हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको सत्ता से दूर भगाएंगे और केंद्र में एक ऐसी सरकार लाएंगे जो हमारी मदद करे। राव ने कहा तेलंगाना में राज्य सरकार एनडीए सरकार की ओर से प्रस्तावित बिजली सुधारों को लागू नहीं करेगी। उन्होंने कहा यदि राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से हमें अपने
राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री राव ने संबोधित करते हुए कहा, यदि आप लोग मुझे आशीर्वाद दे तो मैं दिल्ली का किला तोड़ने के लिए तैयार हूँ। राव ने पीएम मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के नारे का मजाक उड़ाते हुए कहा, ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों से किसानों का खर्च दोगुना हो गया है। उत्तर प्रदेश स्थित कासगंज सदर कोतवाली में 3 महीने पहले हुई अल्ताफ की मौत के बारे में हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार मृतक अल्ताफ की लाश को कब्र से बाहर निकालकर उसका फिर से पोस्टमार्टम किया जाएगा। बता दें कि अल्ताफ दूसरे धर्म की लड़की को बहला फुसला कर भगाने के आरोप में पकड़ा गया था, जिसके बाद वो कोतवाली परिसर में सिर्फ 2 फुट हाइट के पाइप के साथ लटका मिला था। संबंधित मसले को लेकर पुलिस पर अल्ताफ के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पहले अल्ताफ को पीटा गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। बाद में इस हत्या को पुलिस की ओर से ही आत्महत्या का रूप दे दिया गया। इसी मसले को लेकर मृतक के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे लेकर शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अल्ताफ के शव को उसकी कब्र से बाहर निकालकर फिर से उसका पोस्टमार्टम किया जाए। वही संबंधित विषय स्थानीय डीएम और एसपी की देखरेख में होना चाहिए और पोस्टमार्टम करते हुए उसकी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना अनिवार्य होगा। आज की प्राइम टाइम खबरों में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूले इक्वालिटी शॉप ऐप को।